नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आज हम मौजूद हैं मुंबई में जनता का एजेंडा लेकर। हम आपके सामने आज कुछ मुख्य बिंदु रखना चाहते हैं। क्या हमारे देश की राजनीति बदल रही है लोकसभा 2014 के चुनाव के मद्देनजर, जहां आम आदमी पार्टी का उदय चीजों को बदलता दिखाई दे रहा है। अकाउंटेबिलिटी एक ऐसा शब्द है जो कि राजनीति में शायद पहले बहुत ज्यादा चर्चित नहीं था, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ रहा है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राम नाईक साहब, जो कि बीजेपी का प्रतिनिधित्व हमारे साथ कर रहे हैं। हमारे साथ प्रीति शर्मा मेनन जी मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ रत्नाकर महाजन जी कांग्रेस से मौजूद हैं और हमारे साथ श्वेता पारुलकर जी मौजूद हैं शिवसेना से। आप सबों का बहुत स्वागत है। शुरुआत में प्रीति जी आपसे करता हूं। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से आज सुर्खियों में छाई हुई है, आप लोग हर किसी को दोषी ठहराना जानते हैं, हर किसी पर उंगली उठाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब उंगलियां आपके ऊपर उठती हैं तो आप लोग तिल मिला उठते हैं। अकाउंटेबिलिटी की ये राजनीति क्या आपके घर से शुरू नहीं होती? आई थिंक बिल्कुल बेबुनियाद सवाल है आपका कि हम लोग अकाउंटेबल नहीं हैं। आज तक ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने अपना सारा डोनेशन वेबसाइट पे डाला है? हर चीज जो हम करते हैं हम ऑनलाइन करते हैं, सबके सामने करते हैं। हमने जब हमारी पार्टी बनाने का जब एक बातचीत आई, हमने रिफ्यूज कर दिया कि कोई बिहाइंड द डोर नेगोशिएशन ही नहीं होगा। हमने अपने 18 पॉइंट जनता के सामने रखे, दूसरी पार्टियों के सामने रखे और बोला जो पब्लिकली सहयोग से सरकार बना लिया। सहयोग से सरकार नहीं बनाई, हमने उन मुद्दों पे सहयोग मांगा तो हम सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने को हमें लोग कह रहे थे। तो हम जो भी करते हैं इतनी पारदर्शिता से करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी तो हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज है। मैं इनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस वजह से तैयार हुई कि दे वर गोइंग टू फाइट अगेंस्ट करप्शन, और वो बुनियाद ही बिल्कुल खत्म हो गई जब उन्होंने कांग्रेस की सहायता ली। यही बात नहीं तो दूसरी बात यह है कि उन्होंने बताया कि अभी बिहाइंड द डोर्स कुछ निगोशिएशन नहीं हुए, लेकिन जो कैंडिडेट जिनको टिकट नहीं मिली है वो यही बोल रहे हैं कि बहुत सी चीजें ऐसी हुई, वो बिहाइंड द डोर्स हुई। उनको तो अब इनको समझ में आ रहा है कि पार्टी होने का मतलब क्या होता है। बिल्कुल आपके हिसाब से, और कांग्रेस की वजह से ये है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। हमें बहुत सीखना है। हम लोग सब कुछ जानते हुए तो यहाँ पे नहीं आए। आम आदमी हैं, आम गलतियां भी करते हैं और हम सीख रहे हैं, लेकिन कोशिश हमारी पूरी है कि हमारी नियत कभी ना बदले। तो हम एक नियत लेके आए हैं कि हम बदलाव लाएंगे, उसी पे हम लोग अपना सारा काम कर रहे हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपके ऊपर जबरदस्त प्रहार था आम आदमी पार्टी का, लेकिन अब वो प्रहार धीरे धीरे मोदी जी की तरफ आ रहा है। राम नाईक जी से हम इससे पहले की बातचीत करें, आप बताइए, आप सहयोग भी करते हैं, विरोध भी करते हैं। आपके जो उपाध्यक्ष हैं पार्टी के राहुल गांधी, वो कहते हैं हमें बहुत कुछ सीखना है इनसे। क्या सीख रहे हैं आप, क्या बदलाव कर रहे हैं आप? प्रहार कौन किस पर कब करता है और आहत कौन कहाँ और कैसे होता है, ये तो लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन एक जरूर है कि जब सरकार बनानी थी, जो आवाज जी आवाज आ रही, बिल्कुल बोलिए। जब सरकार बनानी थी तो लोगों के पास गए, दर दर भटकते रहे और पूछते रहे कि क्या हम सरकार बनाएं। लेकिन जब सरकार छोड़नी थी तब तो बंद कमरे में बैठ के 40 लोगों ने तय किया कि हम सरकार छोड़ देंगे। ये है इनकी अकाउंटेबिलिटी का हाल। अब अकाउंटेबिलिटी के बाकी जो मुद्दे हैं, आप इर्रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं वो मैं कह रहा हूं। वो ये कह रहा हूं मैं कि जब अकाउंटेबिलिटी की बात दूसरों के बारे में आती है तो अलग है जी। खुद के लिए जब अकाउंटेबिलिटी होती है तो इनकी खुद की एक अलग अकाउंटेबिलिटी है और बाकियों के लिए जो अकाउंटेबिलिटी है इनका पैमाना आपके लिए खुद अलग है। प्रीति जी मैं आऊँ और में आता हूँ आपको ऐसे कि जब राम नाईक जी से भी पूछ लूं, भाई देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल का मानना है कि इस देश में अगर उनका मुकाबला किसी से है तो आपके चाय वाले नरेंद्र मोदी जी से है। चाय चुस्की पीते पीते और चाय बेचते बेचते नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अरविंद केजरीवाल भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। टक्कर आप दोनों के बीच में है? ऐसा है कि आम पार्टी को, केजरीवाल जी को 300 भी उम्मीदवार मिल जाए चुनाव लड़ने के लिए तो बहुत कुछ हो जाएगा जी। और जो सरकार चलानी है उसके लिए 275 कम से कम सांसद लगते हैं और देख रहे हैं कि दिल्ली में उनका व्यवहार किस प्रकार से रहा और व्यवहार हम सरकार किसी की मदद नहीं लेंगे, ले ली, अब सरकार छोड़ दी। हमारी उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी और उन्होंने नागपुर में अपना उम्मीदवार श्रीमती दमनिया को घोषित किया और वहां नागपुर में और जो महिलाएं थी उन्होंने कह दिया कि हमने तो इनका नाम कभी दिया नहीं था।
डॉक्टर कुलकर्णी करके है, और इसलिए पार्टी चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे जैसे मैदान में आ जाएंगे ना तो पता चलेगा कि राजनीतिक पार्टियां कैसी चलाई जाती है। हमें इस बात की खुशी है, जहां तक दिल्ली का चुनाव का सवाल है, हमने सबसे बड़ी पार्टी होते हुए हम सरकार नहीं चला पाएंगे ऐसा जब स्पष्ट दिखा तो हमने स्पष्टता से कह दिया, और स्पष्टता से कहकर उस मुद्दे पर हम खड़े हैं। और आज देश के सामने जब जाएंगे, आज लोकसभा का अधिवेशन समाप्त हुआ है और मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज राहत की सांस ली होगी कि चलो अभी झंझट अपना समाप्त हो गया। तो इस भूमिका में चर्चा कांग्रेस की ओर से होगी तो भी नरेंद्र मोदी की चर्चा है। आप पार्टी को भी अभी लगने लगा है कि नरेंद्र मोदी की भी कुछ बात है, और तो इसलिए आज देश तो आपके नरेंद्र मोदी के रथ को रोकने के लिए तैयार बैठी हैं। मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, ऐसा है कि ऐसा सपना तो वो देख सकते हैं, दिन में देख सकते हैं, रात को देख सकते हैं, लेकिन इतनी आसान बात नहीं है। प्रीति जी, सपने देख रही हैं आप लोग? मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं क्या ये? हाँ भाई, ये तो आम आदमी के सपने हैं। आम आदमी का सपना है कि एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो। आम आदमी का सपना है कि ये जो पुरानी राजनीति है, ये इनकी जोड़ तोड़ की राजनीति, ये इनकी करप्शन की राजनीति, ये बस खत्म हो जाए। और ये सपना देखना हमारा हक है, इसको साकार करना हमारी काबिलियत है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, जनता के बीच भी चलते हैं। जी साहब, आपको क्या लगता है, क्या भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है? मैं दो चीज बताना चाहता हूँ हमारे पैनल को। एक तो भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है ही है जी। रामनाथ जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप जो बोल रहे हो कि सपना देख रहे हैं हम, मैं क्लियरली ये पूछना चाहता हूँ कि छोटा छोटा सपना तो देख रहे हैं, लेकिन क्या देख रहे हैं भाई? आज तक किसी ने सपना देखा भी था क्या? तो आप सपना दिखाना चाह रहे हैं। जी आप साहब पीछे, आप क्या कहेंगे? मैं शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ जी कि अपने आप को आम आदमी की ये कहती है अपने आप को, लेकिन वो अपने बच्चे को बीएमसी के स्कूल में क्यों नहीं भेजते, खुद जाके बीएमसी के हॉस्पिटल में क्यों नहीं एडमिट होते? नीति जी, आपके लिए सवाल है, याद रखिएगा। जी जी साहब। जी, भ्रष्टाचार और महंगाई, ये जो मुद्दे दो मुद्दे हैं, ये दो अलग नहीं है। अगर भ्रष्टाचार कम होता है तो महंगाई अपने आप नीचे आ जाएगी। क्या बात है, आप क्या कहती हैं मैडम? मैं ये कहना चाहूंगी कि आज दूसरी पार्टियां आप आम आदमी पार्टी के लिए ये कहती हैं कि भ्रष्टाचार से अलग नहीं है। उन्हें दिन ही कितने दिए गए हैं काम करने के लिए? मौका देना चाहिए। कम से कम 5 साल तो मिलना चाहिए उनको काम करने का, तब तो पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल ने मौका क्यों गवा दिया? जी आप कुछ कह रहे थे? जी 5 साल दे दिए तो देश पलट जाएगा, डूब जाएगा, साला मिलेगा ही नहीं। प्रीति जी, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब सबसे पहले तो आपकी बात कर लें। आपके ऊपर सीधे सवाल है कि भाई आप अपने बच्चों को बीएमसी के स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? नहीं, यही सबसे हमारे लिए दुख की बात है कि हमारे जो बीएमसी के स्कूल हैं और बीएमसी के हॉस्पिटल हैं, उनमें हम अपने बच्चों को भेजने से डरते हैं, अपने बड़े बूढ़ों का इलाज कराने से डरते हैं। 65 साल हो गए आजादी को और ऐसी हालत है हमारे पब्लिक स्कूल्स की। ये हालत इन लोगों ने बनाई है। ऐसी हालत है हमारे हॉस्पिटल्स की कि वहाँ पे लोग मरीज रस्तों में पड़े रहते हैं। हर इंसान चाहता है कि थोड़ी सी डिग्निटी हो, थोड़ी सी इज्जत हो। इसमें एक बहुत बुनियादी सवाल है। दिल्ली में एक बहुत सुनहरा मौका मिला था आम आदमी पार्टी को सरकार चलाकर ये दिखाने का कि सरकार कैसे चलाई जाती है। वहां आप लोगों ने सरकार जन लोकपाल, जो कि दरअसल जन लोकपाल है नहीं, लोकायुक्त का बिल था, उसके आधार पर सरकार गिरा देना, ये कहां तक औचित्य सही है? क्या देश में भी आप ऐसे ही करेंगे? अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता आपकी सरकार बन गई तो आप कहेंगे कि हम ये डिफेंस बिल पास नहीं करा पा रहे, हम सरकार गिरा देते हैं? मैं इसका पूरा जवाब देना चाहती हूँ। मैडम ने भी बोला था, उसका भी जवाब देना चाहती हूँ। हम आए थे रेफरेंडम करके कि ये 18 मुद्दे हमें पारित करवाने हैं। जब हमने रेफरेंडम किया था, हमने बोला था कि इन 18 में से अगर कोई एक भी काम हमें नहीं करने दिया तो हम वापस आ जाएंगे। हमारे रेफरेंडम में हम ये मैंडेट लेके आए थे कि अगर हमें रोका गया तो हम वापस आ जाएंगे। हमें जन लोकपाल के लिए रोका, हम वापस आ गए। ये मैंडेट हम लेकर ही आए थे, लोगों से मांगकर पूछकर आए थे, और हमने वही किया। प्रीति जी, मुझे पूछना है, एक प्लीज प्रीति जी, मुझे आपको इस पॉइंट पे पूछना है कि अगर ये नहीं हुआ तो हम वापस आ जाएंगे, वो नहीं हुआ तो वापस आ जाएंगे, तो वापस आने की बात ज्यादा जोर से है, तो आप जो करना चाहते हैं किस तरह से करेंगे? और आपने नहीं किया, जब अवसर मिला था तो आपने नहीं किया। एक सवाल मैं यहाँ आपसे भी पूछूंगा। हम लोग सब आम आदमी पार्टी को घेरते तो हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपकी पार्टी की भी तो कमजोरी है ना। आज दिल्ली की जनता, या फिर यूं कहें कि देश की जनता, महाराष्ट्र में लोग शिवसेना पे क्या उतना ही भरोसा कर पाते हैं जितना उस समय था जब आपकी सरकार यहाँ पर थी?
बिल्कुल आपने भी तो कहीं ना कहीं लोगों को निराश भरोसा किया है क्योंकि अभी जो बीएमसी इलेक्शन हुए थे तो सब लोग ने टीका की थी कि शिवसेना खत्म हुई, शिवसेना अभी डूब जाएगी, शिवसेना बिखर जाएगी, और बड़े पैमाने से इलेक्ट होके वापस बीएमसी मुंबई बीएमसी। और उसके बाद टोल की राजनीति आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं एमएनएस की तरह। नहीं, राजनीति तो कोई बात नहीं है, वो तो मुद्दा 10 सालों से चल रहा है और कई बार उसको एड्रेस किया है। रत्नाकर जी, बात हो रही है स्कूल की। जब स्कूल के बारे में पूछे गए सवाल को सीधा जवाब देना मुश्किल हो गया तो उसको किसी और तरफ ले जाया गया। अब मैं यहाँ एक आदमी खड़ा हूँ आपके सामने जो म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़ा है।